नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो साथियों, इस बार के शो का जो मुद्दा है वो है बिहार और असम राज्य में भारी वर्षा होने के कारण बाढ़ आ गई है और बाढ़ ने पूरी तरह से सब कुछ तहस नहस कर दिया है। तो दूसरी तरफ बुंदेलखंड में बारिश न होने की वजह से सूखे की स्थिति पैदा हो गई है, जिस वजह से बुंदेलखंड के किसान बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये धान रोपाई का टाइम है, बोआई का टाइम है और किसान अपनी फसलें नहीं बो पा रहे हैं। मानसिक तनाव एक तरह से पैदा हो गया है। और जो पहली बारिश जब हुई थी बुंदेलखंड में, उसके बाद कुछ किसानों ने तिल है, उड़द, मूंग, अरहर, ज्वार, बाजरा की फसल बो दी थी। लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है तो वो फसल भी सूखने लगी है, पूरी तरह से ज़मीन दरार छोड़ चुकी हैं। तो दोस्तों, यही जो एक कारण है कि बुंदेलखंड के किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। अभी हाल ही का उदाहरण है कि ललितपुर ज़िले में एक किसान अपने खेत में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है। तो ये जो दोनों मुद्दे हैं, दोनों मुद्दे बहुत ही दुखदाई हैं। लेकिन अगर मैं तीसरी बात करूं तो यूपी में अयोध्या ज़िले में भव्य राम मंदिर बनने की खबर सुर्खियों में है और सोशल मीडिया उसका जश्न भी मना रहा है। अब तीनों मुद्दे आप देखिए कि दो मुद्दे जो इतने दुखदाई हैं और एक मुद्दा बीच में जो घुस गया है जहां पर खुशी का माहौल पैदा है। तो दोस्तों, असम और बिहार राज्य में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि बाढ़ आ गई है। वहाँ के नदियाँ नाले पूरी तरह से उफना गए हैं, गाँवों में पानी भर चुका है। अगर बिहार राज्य की मैं बात करूं तो बिहार में इतनी ज़्यादा बाढ़ आई हुई है कि 12 ज़िले के 26 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक में 34 मौतें भी हो गई हैं। जो बिहार राज्य के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, कई इलाकों में पानी भर गया है, गाँव में पानी घुस गया है, जिस वजह से लोग गाँव में ही कैद हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कई कई दिनों से भूखों मर रहे हैं। रोज़मर्रा का जो भी सामान है, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। लोग बचाव के लिए चीख पुकार मचाए हुए हैं, लेकिन जो सरकारी मदद बाढ़ पीड़ितों को मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। और अगर थोड़ी बहुत ये मदद मिल भी रही है तो बहुत देर से पहुंच रही है। तो ये जो दुखदाई सीन है ये भी दिल को दहला देने वाली है। असम राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस समय प्रदेश के 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 26,45,533 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है और ग्रामीण इलाके भी इसमें पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं। साथियों, ये मुद्दा मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि किस तरह की भयानक स्थिति अपने भारत देश में पैदा है। एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए दिन उनकी संख्या बढ़ रही है। दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि बाढ़ से लोग मर रहे हैं। वहीं सूखा से किसानों की फसलें नहीं पैदा हो रही हैं, बो नहीं पा रहे हैं, उससे भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और अगर मौतों का सिलसिला देखा जाए तो बहुत अलग अलग तरह से लोगों की आए दिन, सिर्फ आजकल मैं जो ये 2-3 महीने का कार्यकाल कोरोना जब से हुआ, सिर्फ मौतें ही सुनाई दी हैं। या अपने भारत की जो खबरें हैं वो खुश करने वाली कोई भी ऐसी खबर, ऐसी कुछ भी चीज़ सुनने को मिली नहीं है। तो ये सब चीज़ें जिस तरह से दिमाग में तनाव पैदा कर रही हैं, टेंशन पैदा कर रही हैं,
आप भले सोच रहे होंगे कि आप अपने घर में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब टीवी समाचार देखते हैं, इस तरह की खबरें जब सोशल मीडिया पर आती हैं और सीन जब आंखों के सामने आती है, तो तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या। और जो ये माहौल अब इस समय आ गया है, सुर्खियों में ये खबर है कि 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, उसका उद्घाटन होगा। हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर उद्घाटन करने के लिए भी जाएं। अभी मतलब इसमें बहुत सहमति और असहमति जताई जा रही है। जो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर के लिए दान दे रहे हैं, जिनके पास में जो चिल्लर पैसा रखे हैं। कल ही हमारी महोबा की एक रिपोर्टर गांव के लोगों से मिली, जिन्होंने कहा कि गुल्लक में इतने सारे पैसे भरे हैं और उस गुल्लक को फोड़कर उसने कहा कि हम राम मंदिर के लिए दान करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी एक तरह का प्रेशर है कि आपको दान देना है। तो भक्ति में लोग इतना लीन हो गए हैं कि जो थोड़ी बहुत 2, 4, 600 रुपये जमा पूंजी भी रखी है, वो अब राम मंदिर के नाम से दे देंगे। अगर बात किया जाए तो वहीं पर लोगों के घर में दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, दवा के लिए पैसा नहीं है। जो खबरें करते हैं उन्हीं लोगों से बातें निकल के आती हैं। अब वही लोग राम मंदिर के लिए दान दे रहे हैं, चाहे जेवर बेच के दे दें, चाहे घर का अनाज बेच के दे दें, चाहे जो बच्चों के गुल्लक में पैसा रखा वो सब भगवान के ऊपर चढ़ा देंगे। लेकिन ये जो बुरी स्थिति पैदा है, आप बाढ़ में जो लोग मर रहे हैं, आप उनके लिए दान क्यों नहीं करना चाहते हैं? जहाँ पर अस्पताल नहीं है, जहाँ पर डॉक्टर नहीं है, इस महामारी में जिस तरह से अस्पतालों को बंद कर दिया गया, ग्रामीण स्तर के जो उपकेंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो खुल नहीं रहे हैं, वो भी बंद हैं। जिला अस्पताल बंद हैं। मरीज इधर से उधर परेशान हैं, भटक रहे हैं। उनके लिए क्यों नहीं फिर दान दे रहे हो? क्यों नहीं सरकार से ये मांग हो रही है कि जो पैसा राम मंदिर के लिए जा रहा है, उस पैसे को इकट्ठा करके सबसे पहले देश की जनता के लिए, जिसमें सबका हित हो, सबको दवा मिले, अच्छे से इलाज मिले, लोग भूखे न रहें, किसानों के पेट में भी अनाज पहुँचे। अगर बारिश नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या सोचना है, कैसे फसल को उगाना है, उसके लिए किसानों के साथ में ट्रेनिंग करना या कुछ तकनीकी की बात करना या उस क्षेत्र में पैसा खर्चा करना, इस तरह की चीज़ों पर जहाँ पर सवाल उठना चाहिए, वहाँ पर फिर लोग क्यों पीछे हट जाते हैं। मैं राम मंदिर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप लोग बोलेंगे कि मैं कई बार राम मंदिर के खिलाफ़ बोलती हूँ या मैं इस चर्चा को हर मुद्दे में शामिल करती हूँ। दोस्तों, ये चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता कि सब लोग इस पर चाहते हुए भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो जानते कि अगर उनके दिल में तो ये बात है कि उनको बोलना चाहिए, लेकिन जो उनके अगल बगल में दोस्त हैं या जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, वो उनसे डरते भी तो हैं ना कि अगर आज हम मुंह खोल देंगे तो कल के दिन या तो हमको पार्टी से हटा दिया जाएगा या तो हमको उस समाज से भी अलग कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, दिल में हाथ रख के पूछे कि अभी ज़रूरत देश को, अगर दान की ज़रूरत है तो आप दान करिए, बिहार के लिए आप दान करिए, असम के लिए आप दान करिए, इस महामारी से लड़ने के लिए आप दान करिए कि अस्पताल बन जाए। फालतू में पैसा वेस्ट मत कर दीजिए। भगवान को मानना तो दिल से मान लो भैया, कहेगा इस तरह की स्थिति अपने देश में जो बुरी स्थिति पैदा है, वही का और बुरी स्थिति में ढकेलने के लिए जा रहे हो। दोस्तों, किसानों की स्थिति देखी नहीं जाती है। जिस तरह से बुंदेलखंड में बारिश नहीं हो रही है, सूखे की स्थिति आ गई है, वो दयनीय है। हमने तो काफ़ी इस पर रिपोर्टिंग करी है। मैंने खासकर किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करी है। इस समय भी बहुत रिपोर्टिंग किया है और मैं देखती हूँ कि किस तरह से किसानों के खाली खेत पड़े हैं।
जो नहर के किनारे खेत हैं वो भी उसी तरह से पड़े हैं। क्योंकि सरकार ने जो सुविधा दी है कि अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम उनके लिए नहरें बनवाई गई हैं। जो नहरें बांध से संबंधित है कि अगर बांध में पानी है वो छोड़ा जाएगा और उससे भी किसान अपनी फसल को उगा सकता है, खेतों की सिंचाई कर सकता है। लेकिन नहरों की भी बुरी स्थिति है। नहरें कहीं से टूटी हैं तो कहीं पर नहरों की सफाई ही नहीं है। जो बांध में थोड़ा बहुत पानी है वो भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अतर्रा की जो नहर है मैंने वहाँ पर देखा है कल परसों में कि हाँ थोड़ा पानी वहाँ पे छोड़ा गया है, लेकिन और भी जो बीच बीच में छोटी छोटी नहरें गई हैं वहाँ पर पानी नहीं है। बहुत सारी फसलें हैं जो सूख गई हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बोला है कि तिल है, मूंग है, अरहर है, ज्वार है, बाजरा है। और जब हम गांव में जाते हैं किसान अपनी इस तरह से समस्या सुनाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। इतना मन विचलित होता है इन मुद्दों को देख करके। और किसान ये बोलते हैं कि सरकार जो हमें लाभ भी देती है, जिसके वजह से सरकार चुनाव भी जीतती है और बड़े बड़े मंचों में आकर के जो लाभ देना है, जो योजनाएं हैं किसान की, उनको लेकर के लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं। लेकिन क्या है बहन जी, ज़मीनी हकीकत में कुछ भी नहीं मिला है। ना तो उनको योजनाओं का लाभ मिला है, ना तो उनको जो नहरें हैं वहाँ पे पानी नहीं है, ना तो उसका लाभ पा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ नहीं पा रहे हैं। और इस समय तो और भी बुरी स्थिति है। बैंकों में ताला लगे हैं, कई बैंकें बंद हैं, कई को बोलते हैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एटीएम ध्वस्त हैं, उनके भी जो थोड़ी बहुत पैसा है कि निकाल के घर कुछ जुगाड़ लगा के करना चाहें वो भी नहीं कर सकते हैं। और मौत के बारे में तो मैं क्या कहूँ, 10 साल 20 साल के रिपोर्टिंग का अनुभव अगर बताऊँ तो हज़ारों की संख्या में हमने रिपोर्टिंग करी है जो किसानों ने आत्महत्या किया है। उसके कई कारण रहे हैं, सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदा या बैंक के द्वारा जो लोन लिया गया है वो लोन का जो दबाव है भरने के लिए, उसकी वजह से भी किसानों ने आत्महत्या की है। तो जो बुंदेलखंड के बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी मुद्दे हैं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये अंदाज़ा लगा के नहीं बोल रही हूँ, रिपोर्टिंग किया है, सबूत है, इसलिए कह रही हूँ। और जो अभी चर्चा, जो जश्न चल रहा है भारत देश में, एक तबके के लोग जो झंडा लहरा रहे हैं, राम मंदिर के गाना गा रहे हैं, इसमें से मीडिया का रोल भी बहुत बड़ा है। बहुत सारे मीडिया के लोग भी हैं जिनको निष्पक्ष रूप में बात करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वो मेन एक जड़ है जो पब्लिक के बीच में ऐसी सोच को पनपाती है, पैदा करती है। मैंने ऐसे मीडिया वालों को भी देखा कि किस तरह से वो राम के झंडा गाड़ रहे हैं। अरे आप मीडिया में हो, आप पत्रकार हो, सही गलत तो नहीं का तो आप बोल ही सकते हो ना, आप विश्लेषण तो कर सकते हो क्षेत्र की। अभी आप ये बताइए, मैं नहीं कहती कि भगवान नहीं है, ईश्वर है, हम सांस ले रहे हैं, हम जीवित और मरण कहते हैं कि भगवान के बिना नहीं होता है। बाकी चीज़ें तो वैज्ञानिक तौर पर हैं, तो मैं भी भगवान को मानती हूँ, लेकिन मैं ढोंग नहीं करती हूँ। जहाँ पर अभी शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त है, आप राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हो, आप राम मंदिर में पैसा खर्चा करने जा रहे हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी तरह से ध्वस्त हैं, आप राम मंदिर में दान ले रहे हो, आप राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हो, किसान मर रहा है, बारिश नहीं हो रही है, आप बारिश के लिए इंतज़ाम करिए ना, किसानों के लिए इंतज़ाम करिए ना, जो बाढ़ में फंसे हैं सरकार वहाँ पर इंतज़ाम का करे ना। इतनी बुरी स्थिति जो पैदा हो गई है, इस बुरे वक्त में अगर आप एक राम मंदिर में भारी भरकम रकम लगा कर के मंदिर तैयार करने जा रहे हो, तो मुझे अच्छे से मालूम है कि एक तबके के लोगों का इसमें अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है, आगे चल के उनकी कमाई होगी, वो घर बैठे खाएंगे। इसीलिए अपने ही शासनकाल में ये सब कुछ धन्ना सेठ बन के भव्य राम मंदिर बना लो, वहीं पर घंटा बजाना, वहीं पर पूजा करना, जनता को बेवकूफ़ बनाना और आराम से खाना और रहना। तो दोस्तों बस मैं ये कहती हूँ कि ज़रूरी है ये हर व्यक्ति के लिए सोचना
सवाल खड़ा करना ये आपका अधिकार है कि अभी ज़रूरत किस चीज़ की है, आप उसमें चर्चा करिए, आप उसमें पैसा खर्चा करिए। आपने सरकार को बैठाया है, वोट दिया है, और आपका और हमारा कहने का, सवाल उठाने का अधिकार है। तो बस दोस्तों, मैं जाते जाते यही कहना चाहती हूँ, अभी भी कोरोना महामारी पूरी तरह से अपना पैर पसार चुकी है। तीसरा अनलॉक के आदेश आ गए हैं, गाइडलाइन भी सरकार की आ गई है। अब बोल रहे हैं कि जिम खुल जाएंगे, योगा के कुछ क्लास खुल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों में छूट दे दी गई है। तो ये सारी चीज़ें भले हो गई हैं, लेकिन आपको अपनी सावधानी बना के रखना है। आप अगर मार्केट में जा रहे हैं तो मास्क लगाकर ज़रूर से जाइए। अपने हाथों को धोते रहिए, साबुन या सैनिटाइज़र का ही इस्तेमाल करिए। सामाजिक दूरी बना के रखिए, और हाँ, भीड़ भाड़ के इलाके में मत जाइए। तो दोस्तों, ये वाला शो आपको कैसे लगा, आप ज़रूर से अपने सुझाव और टिप्पणी और सवाल आप ज़रूर से मुझे लिख करके बताइए। आप क्या इस चर्चा से सहमत हैं? क्या आपके और कोई सवाल हैं, वो आप लिख करके भेजिए। अगर आपने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में मेरे शो को शेयर करिए। तो दोस्तों, मैं अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।